हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। टिश्यू चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को कवर किया था, ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 67 क्वेश्चन कवर किए थे प्लांट टिश्यू के ऊपर। बाकी के सारे प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वो सारे प्रश्न होंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 140 प्रश्न, टोटल 140 प्रश्न हो जाएंगे और इन 140 प्रश्नों के साथ ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज होता है। इसके बाद वीडियो जो अगला आएगा वो छठ पूजा के बाद आएगा। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। छठ पूजा के बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप पर जाना है। ऐप पर जाकर के आप इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। जंतु ऊतकों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार के ऊतक हैं। ये 4 प्रकार जो है फंक्शन के आधार पर है, कार्य के आधार पर है। जंतु ऊतक के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। कार्य के आधार पर हमारे बॉडी के अंदर या फिर एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के टिश्यू कौन कौन से हैं ये आपको तो पहले याद रखना है। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, इसे हम लोग सिंपली एपिथेलियम भी बोल देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बोल दो या फिर आप क्या बोलेंगे, एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम। या तो आप सिंपली एपिथेलियम बोल दो या फिर आप उपकला ऊतक बोल दो। तो पहला प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मांसपेशी ऊतक या फिर पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। बस ये 4 प्रकार के ऊतक हैं हमारे बॉडी के अंदर या फिर जंतु के अंदर आप बोल सकते हो। उपकला ऊतक शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकता है। मेन काम क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, सुरक्षा देना, अवशोषण करना और स्राव करना। संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो जैसा कि नाम है, कनेक्टिव टिश्यू शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रक्त अपने आप में संयोजी ऊतक है, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, वसा ऊतक है। उसके बाद है मांसपेशी ऊतक या फिर पेशी ऊतक। तो हम जानते हैं शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है। आप चल पाते हैं, बोल पाते हैं, हिल पाते हैं, सांस लेते हैं, आपका जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे होता है, अंदर बाहर होता है, सब मस्कुलर टिश्यू के कारण ये संभव हो पाता है। ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस इन सब के ऊपर। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक जिसके अंदर मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और जो हमारे न्यूरॉन्स आते हैं। संदेशों का संचार इस ऊतक का काम है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक है, रटे होने चाहिए आपको, एकदम से रटे होने चाहिए। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ये 4 प्रकार आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, जाइलम ऊतक हम लोगों ने देखा था कि प्लांट के अंदर ये जटिल अस्थायी ऊतक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। देखो जो एपिथेलियल टिश्यू है ना उसे कहा जाता है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर ज्यादातर अंगों को और गुहिकाओं को ये कवर करने का काम करता है। कवर करने का काम करता है, बाहर से कवर कर सकता है या फिर अंदर से भी कवर कर सकता है। एपिथेलियम ऊतक शरीर के किन भागों को ढकते हैं। कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है एपिथेलियम ऊतक को, उपकला ऊतक को। तो शरीर के किन भागों को ढकते हैं, तो शरीर के अंदर स्थित अंगों और गुहिकाओं को। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑर्गन्स है उसको ढकने का काम करते हैं या फिर कोई कैविटी है, खाली जगह है, उसको भरने का काम जो है ये एपिथेलियम ऊतक या फिर उपकला ऊतक करता है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, देखो
कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। चाहे कवर करना हो चाहे प्रोटेक्शन का काम करना हो, दोनों के लिए जरूरी है कि जो कोशिकाएं होनी चाहिए वो एकदम से सटी होनी चाहिए, टाइटली पैक्ड होनी चाहिए। तो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है ना, टाइटली पैक्ड होती है। जो अंतरकोशिक स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, अंतरकोशिक स्थान है वो नहीं होता है। और उपकला ऊतक की एक खास बात जानते हैं क्या है? उपकला ऊतक की खास बात यह है कि उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं एक रेशेदार झिल्ली पर टिकी होती है, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, आधार झिल्ली कहा जाता है। ये आधार झिल्ली इस उपकला ऊतक को अन्य ऊतक से अलग करने का काम करती है। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये उपकला ऊतक है, नीचे यूजुअली जो है कनेक्टिव है ना, नीचे यूजुअली जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नीचे यूजुअली जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को अलग करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा, ये जो आधार झिल्ली है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल टिश्यू को अन्य टिश्यू से अलग करने का काम करती है। तो एक दूसरे से सटी हुई होती है। इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिकाओं के बीच में स्पेस जो है वो नहीं होता है। ये जीवित कोशिका होती है। जंतु के बॉडी में अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है, मृत नहीं होती है। पादप के केस में बड़ी संख्या मृत कोशिका पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। शरीर में प्रवेश या बाहर निकलने वाले प्रत्येक पदार्थ किससे होकर अवश्य गुजरता है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है कवरिंग टिश्यू है, प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाला जो पदार्थ होता है या फिर हमारे बॉडी से बाहर निकलने वाला जो पदार्थ होता है, कहीं ना कहीं पर कम से कम एपिथेलियल टिश्यू के एक लेयर से वो जरूर गुजरेगा। कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा या फिर हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, किसी न किसी स्थान पर वो एपिथेलियल टिश्यू के कम से कम एक लेयर से अवश्य गुजरेगा। तो एपिथेलियम की किसी परत से, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में प्रवेश या बाहर निकलने वाला प्रत्येक पदार्थ किससे होकर अवश्य गुजरता है? तो कहीं ना कहीं पर जाकर के एपिथेलियल टिश्यू के कम से कम एक लेयर से अवश्य गुजरता है। एपिथेलियम की पारगम्यता का क्या कार्य है? अब क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाला पदार्थ या फिर बॉडी से बाहर निकलने वाला पदार्थ किसी न किसी स्थान पर एपिथेलियम की किसी एक परत से अवश्य गुजरेगा, तो ऐसे में जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी जो परमिएबिलिटी होती है, यानी कि पारगम्यता होती है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो परमिएबिलिटी होती है, पारगम्यता होती है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पदार्थों के आदान प्रदान में। पदार्थों के आदान प्रदान में कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कितना परमिएबल है पदार्थों को अपने से होकर के गुजरने देने में। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की जो पारगम्यता होती है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पदार्थों के आदान प्रदान में। पदार्थों के आदान कहाँ से? पदार्थों के आदान प्रदान कहाँ से? जो हमारा बॉडी है और जो पर्यावरण है उसके बीच, या फिर हमारे बॉडी के ही भीतर अलग अलग पार्ट्स के बीच। तो एपिथेलियम की पारगम्यता का क्या कार्य है? पदार्थों का आदान प्रदान। जितना ज्यादा पारगम्य होगा एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, उतना ही आसानी से पदार्थ जो है आदान प्रदान हो सकते हैं हमारे बॉडी और पर्यावरण के बीच में, या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, राइट। एपिथेलियम ऊतकों को नीचे के ऊतकों से कौन अलग करता है? एपिथेलियम ऊतकों को नीचे के ऊतकों से कौन अलग करता है? तो यही चीज मैंने आपको बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल ऊतक को, उसके नीचे के ऊतक को, यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, अलग करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है अलग करती है एपिथेलियल टिश्यू को उसके नीचे के ऊतकों से। तो बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल आप रेशेदार आधार झिल्ली याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आधार झिल्ली होती है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये फाइब्रस होती है, रेशेदार होती है। जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, ये एपिथेलियल के सेल्स दिखाए गए, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और यहां पर देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो एपिथेलियल टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट करने का काम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक खास प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू की, राइट, कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की संरचना किस पर निर्भर करती है? एपिथेलियम ऊतक की संरचना निर्भर करती है उसके कार्य पर।
विभिन्न कार्य के अनुसार जो है एपिथेलियल ऊतक की संरचना जो है विभिन्न प्रकार की होती है। रक्त नलिका का स्तर और फेफड़ों की कुपिका में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? जो एपिथेलियम है या फिर एपिथेलियल टिश्यू है कई प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रक्त नलिका का स्तर है, जैसे ये रक्त नलिका है, यूं मान लो आप कि ये मान लीजिए कि रक्त नलिका है ना, एक ट्यूब मान लो, लंबी ट्यूब है, ये रक्त नलिका है, तो इसके अंदर की लाइनिंग की बात की जा रही है, कौन से ऊतक का है, इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? ये रक्त नलिका है, तो इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा उपकला होता है, कौन सा उपकला होता है, कौन सा एपिथेलियम होता है। साथ में कुपिका जो हमारे फेफड़ों में है, कुपिका जो गुब्बारे जैसी संरचना है, यहां भी उपकला ऊतक की लाइनिंग होती है, ऐसे अस्तर होता है। यह उपकला ऊतक की कोशिका है। कौन सा एपिथेलियम यहां पर होता है? आप बोलेंगे सरल शल्की एपिथेलियम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखो, सिंपल का मतलब होता है कि कोशिका की बस एक परत होगी, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया। सिंपल का क्या मतलब होगा? कोशिका की बस एक परत होगी। और स्क्वामस का मतलब होगा कि कोशिका चपटी होगी, जो कोशिका होगी वो चपटी होगी। ठीक है, एकदम से फ्लैट होगी, ऐसे फ्लैट होगी, ऐसे फ्लैट होगी, ऐसे फ्लैट होगी। समझे आप? सिंपल का मतलब कोशिका की बस एक परत होगी, स्क्वामस का मतलब कोशिका चपटी होगी, फ्लैट होगी। राइट, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखो, कोशिका चपटी होनी चाहिए, एकदम से फ्लैट होनी चाहिए, कोशिका की बस एक परत होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे हम जानते हैं ना कि एल्वेलाई से होकर के, एल्वेलाई कि ये जो उपकला है इसको क्रॉस करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलाई के अंदर जाएगी, और इसको क्रॉस करके जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में आने वाली है। ऐसे ही ये जो केशिका है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल करके इस एल्वेलाई में, CO2 निकल करके इस एल्वेलाई में आएगी, और जो O2 है ये यहाँ पर इस केशिका के अंदर आएगी, कैपिलरी के अंदर आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन बोल दो या फिर एक्सचेंज बोल दो, ठीक है, या फिर आप एक्सचेंज बोल दो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बोल दो आप। तो सीधी सी बात है, आपको चपटी फ्लैट सिंगल लेयर में कोशिकाएं कहां पर चाहिए होगी? जहां पर चीजों का आदान प्रदान करवाना होगा, क्रॉस करवाना होगा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रक्त नलिका का स्तर है और फेफड़ों की जो कुपिका है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, जो कि एपिथेलियम ही होता है। रक्त नलिका का स्तर है, फेफड़ों की कुपिका है, यहां पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? आप बोलेंगे सरल शल्की एपिथेलियम। सरल का मतलब कोशिका की बस एक परत होगी, शल्की का मतलब कोशिकाएं चपटी होगी, पतली होगी। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाया गया है, और ये ऊपर में आपको चपटी कोशिका जो है दिखाई गई है, जो कि जैसे फ्लोर पर टाइल्स बिछी होती है, ठीक वैसे ही है। सरल शल्की एपिथेलियम कोशिकाओं की विशेषता क्या है? तो सरल शल्की एपिथेलियम कोशिकाओं की विशेषता यह है कि पतली और चपटी होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार नली तथा मुंह का स्तर किस प्रकार के एपिथेलियम से ढका होता है? जो आहार नली है, ईसोफेगस की बात की जा रही है, यहां पर ग्रसिका की बात की जा रही है। ईसोफेगस है, जो हमारा माउथ है उसकी लाइनिंग है। आहार नली के भीतर की जो लाइनिंग है, जो ये बकल कैविटी है उसके अंदर की जो लाइनिंग है, जो हमारी त्वचा है,
ये भी आप ले लो। ये सब बने होते हैं किससे? शल्की एपिथेलियम। देखो यहां पर सरल शल्की एपिथेलियम है, यहां पर सिंपली शल्की एपिथेलियम है। यहां पर सरल शल्की एपिथेलियम हम नहीं बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखो यहां पर स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब आप समझ रहे हो कि चपटी कोशिका होती है, पतली कोशिका होती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब यहां पर क्या हुआ? स्ट्रैटिफाइड का मतलब यहां पर ये हुआ, स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये हुआ, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और कोशिका एक परत में नहीं होती है, एक परत में होती है तो हम सरल बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। कोशिकाएं जो होती है वो कई सारे परतों में होती है, कोशिकाएं जो होती है वो कई सारे परतों में होती है, कोशिकाएं जो होती है वो कई सारे परतों में होती है, समझे आप? अब कई सारे कोशिकाओं की कई सारी परतें होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटेक्शन चाहिए। यहां पर क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। सोचो जो आपकी त्वचा है वो इसी वाले एपिथेलियम से, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है। आपकी त्वचा पर्यावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वियर टीयर है ना, वियर एंड टीयर को सहने का काम त्वचा करती है, ठीक। बाहर का जो पर्यावरण है उसके कांटेक्ट में त्वचा है, तो तरह तरह के पदार्थ जो है हमारे इस स्किन पर लगते रहते हैं, गिरते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि जो यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम है उसमें कोशिका की बस एक परत नहीं होनी चाहिए, कई सारी परत होनी चाहिए। जो हम खाना खाते हैं फूड पाइप के अंदर वो खाना जाता है, फूड पाइप के दीवार से फ्रिक्शन होता है। जो माउथ है, खाना हम चबाते हैं बकल कैविटी के अंदर, वहाँ भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि कोशिकाओं की कई सारी परतें तो होनी ही चाहिए, ठीक। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शल्की एपिथेलियम है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये अस्तरित है, ठीक, अस्तरित। यहां पर देखो अस्तरित शल्की, कोशिकाएं कई सारे परतों में होती है। और देखो ये ऊपर की कोशिकाएं कैसी दिख रही है आपको? पतली और चपटी दिख रही है ना, पतली और चपटी दिख रही है, पतली चपटी है, इसका मतलब शल्की एपिथेलियम है, कई सारे परतों में है, इसलिए अस्तरित शल्की है, अस्तरित शल्की एपिथेलियम। सारे लोकेशंस आपको रटे होने चाहिए। ईसोफेगस है ना, आहार नली है, मुंह का अस्तर है, और जो त्वचा है हमारी ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि अस्तरित शल्की एपिथेलियम के बने होते हैं। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं किन कारणों से कई परतों में व्यवस्थित होती है? तो कटने व फटने से बचाने के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का रक्षात्मक कवच किस प्रकार के एपिथेलियम से बना होता है? शरीर का जो रक्षात्मक कवच है वो किस प्रकार के एपिथेलियम से बना होता है? हमारे स्किन के बारे में ही कहा जा रहा है, तो स्तरित शल्की एपिथेलियम, सी हमारा राइट आंसर। आंत के भीतरी स्तर में किस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है? अब देखो जो हमारी आंत होती है ना उसमें खाने का अवशोषण होता है, छोटी आंत की बात की जा रही है, उसमें खाने का, पाचित खाने का अवशोषण होता है। तो वहां पर देखो कोशिकाएं कैसी होती है? जो विलाई होती है उसके ऊपर ये कोशिका जो है होती है, कोशिकाएं ऐसी लंबी होती है। एपिथेलियम का ही एक प्रकार है जिसे हम लोग स्तंभकार एपिथेलियम बोलते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्तंभकार एपिथेलियम। स्तंभकार मतलब स्तंभ के जैसी कोशिकाएं होती हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, कोशिका लंबे लंबे होते हैं, तो उसे हम लोग स्तंभकार एपिथेलियम बोलते हैं। अब क्या होता है कि आंत वाले केस में ये देखा जाता है कि जो ये स्तंभकार एपिथेलियम होती है ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ये स्तंभकार एपिथेलियम ही, लेकिन ऊपर में एक विशेष प्रकार की संरचना आई है। इसे हम लोग ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर, इसे हम लोग ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन नहीं है, ब्रश बॉर्डर जो है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो केवल इतना ध्यान में रखो कि स्तंभकार एपिथेलियम होता है, स्तंभकार एपिथेलियम होता है। और ये सिंपल स्तंभकार एपिथेलियम होता है, सरल स्तंभकार एपिथेलियम होता है। जब भी सरल बोलो समझ जाना कोशिका की बस एक परत होगी, और स्तंभकार कोशिका है, लंबी है, पिलर जैसी है। तो यहां पर इसका काम क्या होता है? या फिर स्तंभकार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल
कॉलमनर एपिथेलियम, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि अवशोषण का और स्राव का, सिक्रीशन का, ठीक है, सिक्रीशन का, ये इसका काम होता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का काम होता है। छोटी आंत में पाचित खाना को अवशोषित करने में अवशोषित करना जो है इसका काम होता है। यहां पर आप बोल सकते हो स्तंभकार एपिथेलियम। ठीक, कहां मिलेगा? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहां मिलेगा? आंत के भीतरी स्तर में। स्तंभकार एपिथेलियम का मुख्य क्या कार्य है? तो पदार्थों का अवशोषण और स्राव करना। क्या सुरक्षा प्रदान भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर स्तंभकार एपिथेलियम कई सारे परतों में होती है, अगर स्तंभकार एपिथेलियम अस्तरित होती है, यानी कोशिकाएं जो है कई सारे परतों में होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्तंभकार एपिथेलियम अगर सरल है तो काम है अवशोषण और स्राव करना, अगर अस्तरित है कई सारे परतों में है तो सुरक्षा प्रदान करना जो है इसका काम हो जाएगा। सिंपली स्तंभकार एपिथेलियम लिखा हुआ है तो हम लोग सिंपल जो है लेकर के चलेंगे, सरल लेकर के चलेंगे और आंसर भी करेंगे। जैसे आंत वाले केस में आपने देखा कि ऊपर में ये एक विशेष संरचना जो है आती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हो, छोटी छोटी होती है, ये ऐसी संरचना जो है आती है। तो यहां पर हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्तंभकार एपिथेलियम है, स्तंभकार एपिथेलियम है, उसके इस वाले सरफेस पे जो है बाल जैसी संरचना होती है, बाल जैसी संरचना होती है, बाल जैसी संरचना होती है। इसे हम लोग सीलिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और ये स्तंभकार एपिथेलियम की कोशिका है, सीलिया बोलते हैं। तो ऐसे एपिथेलियम को, ऐसे स्तंभकार उपकला को, स्तंभकार एपिथेलियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम बोल सकते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हम लोग बोल सकते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या है? सीलिया है। सीलिया लहराती रहती है, ठीक है, सीलिया जो है लहराती रहती है। श्वास नली में पाए जाने वाले स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक की कौन सी विशेषता होती है? तो आंत में आपने देखा था कि ये वाला ऊतक है, ये वाला स्तंभकार ऊतक है, जिनमें क्या है? ऐसे ब्रश बॉर्डर है, ठीक। लेकिन जो श्वास नली है उसमें जो स्तंभकार ऊतक है उसमें क्या है भाई? उसमें सीलिया है, उसमें सीलिया है। तो इसे आप बोल दो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। और इसे बोल दो आप सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। ये नया नया नाम जो है अलग अलग दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर सीलिया है और यहां पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इनमें पक्षमाभ होते हैं। तो जो स्तंभकार एपिथेलियम है ये आपने पढ़ा, आपकी किताब में जितना दिया हो उतना आप याद रखें। आंत में है और कहां है? श्वास नली है। श्वास नली में स्तंभकार एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है उसके पास सीलिया होती है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है, पक्षमाभ कहा जाता है। यह सीलिया जो है श्वास नली में किसमें हेल्प करती है? म्यूकस को धक्का लगाने में। म्यूकस को धक्का लगा करके हमारे नाक की तरफ भेजने का काम जो है ये सीलिया करती है, म्यूकस को पुश करती है। ये जो सीलिया है ये पुश करती है म्यूकस को, यानी कि श्लेष्मा को पुश करती है। म्यूकस को, श्लेष्मा को पुश करती है। किधर की ओर पुश करती है? हमारे नाक की तरफ, नाक के छेद की तरफ। घनाकार एपिथेलियम कहां पाया जाता है? घनाकार एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी कोशिका होती है वो क्यूब शेप की होती है, इसलिए बोलते हैं। ऐसे क्यूब शेप की होती है। आपने देखो क्या सब देखा?
आपने सबसे पहले देखा शल्की एपिथेलियम, शल्की की कोशिका ऐसे फ्लैट होती है, चपटी होती है। उसके बाद आपने देखा स्तंभकार एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम की कोशिका ऐसे लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है। ऐसा हो सकता है कि स्तंभकार ऊतक कहीं कहीं पर सिलिएटेड हो, बाल जैसी संरचना होती है, सिलिएटेड हो, और ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर क्या हो, ऐसे माइक्रोविलाई हो, इसे माइक्रोविलाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और कहीं पर ना सिलिएटेड हो और ना ही माइक्रोविलाई वाले हो। और यहां पर देखो ये है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यहां भी बेसमेंट मेम्ब्रेन आप बना सकते हो। यहां पर देखिए तो क्यूब जैसी कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए हम इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। क्यूब जैसी कोशिका होती है, घन जैसी कोशिका होती है ना, घन जैसी कोशिका होती है तो घनाकार एपिथेलियम बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? तो दो ही जगह आपको ध्यान में रखने हैं, दो नाम ही आपको ध्यान में रखने हैं, किडनी के ट्यूब्यूल में और जो लार ग्रंथि होती है उसके डक्ट में। तो वृक्कीय नलियों और लार ग्रंथियों की नलियों में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किडनी के ट्यूब्यूल में, किडनी के ट्यूब्यूल में, और जो लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड है के डक्ट में, ठीक, किडनी के ट्यूब्यूल में और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, ये दो जगह आपको ध्यान में रखना है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है पाया जाता है। ये घनाकार है, कोशिकाएं जो है घन जैसी होती है। घनाकार एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? घनाकार एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? देखो, अवशोषण और स्राव ये चीज होता है किडनी के ट्यूब्यूल में, किडनी के अंदर, किडनी ट्यूब्यूल में। और घनाकार एपिथेलियम का काम जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, जैसा कि आपके बुक में दे रखा है, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, ठीक। अच्छा, जहां पर यांत्रिक सहारा प्रदान करना होगा वहां पर अस्त्रित जो है ये घनाकार एपिथेलियम होगी, अस्त्रित होगी, है ना, अस्त्रित। और इस वाले केस में जहां पर अवशोषण और स्राव का काम करना है वहां पर सरल। देखो, जितने भी प्रकार के एपिथेलियम है ना, चाहे वो घनाकार हो, स्तंभकार हो, शल्की हो, सब सिंपल भी हो सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं और अस्त्रित भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल भी हो सकते हैं, अस्त्रित भी हो सकते हैं। तो जहां यांत्रिक सहारा प्रदान करने की बात आ जाए समझ जाना कि वहां पर अस्त्रित है, और जहां पर अवशोषण और स्राव की बात आ जाए वहां पर समझ जाना कि सरल है। तो किडनी ट्यूब्यूल की बात जो हम यहां पर कर रहे हैं तो वहां पर सरल घनाकार एपिथेलियम है, तो काम क्या हो जाएगा, अवशोषण और स्राव का। सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में ये घनाकार एपिथेलियम है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है, तो अस्त्रित हो जाएगा। अब सिंपली घनाकार एपिथेलियम यहां पर लिखा हुआ है तो हम जो है सिंपल ही मानकर चलेंगे, सरल ही मानकर चलेंगे, और ए आंसर जो है हम यहां पर टिक करेंगे। लेकिन लिख करके आ जाएगा कि जो लार ग्रंथि है उसके नलिका में घनाकार एपिथेलियम का काम क्या है, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करना आप बोल सकते हो, ठीक है। जिस एपिथेलियम की कोशिकाएं ग्रंथियों का निर्माण में सहायक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल एपिथेलियम क्या है? देखो, जो ग्रंथिल एपिथेलियम है इसे हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलेंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलेंगे। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है, यानी कि घनाकार एपिथेलियम भी हो सकता है और स्तंभकार एपिथेलियम भी हो सकता है। मतलब ग्रंथिल एपिथेलियम से हमारे ग्रंथि बनते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम से हमारे ग्रंथि बनते हैं, और ये ग्रंथिल एपिथेलियम और कुछ नहीं, या तो घनाकार एपिथेलियम होता है या फिर ये स्तंभकार एपिथेलियम होता है। अगर घनाकार एपिथेलियम या फिर ये स्तंभकार एपिथेलियम की कोशिकाएं सिक्रीशन स्टार्ट कर दें, पदार्थ का स्राव करना स्टार्ट कर दें, तो हम उसे ग्रंथिल एपिथेलियम बोलने लगते हैं, और इसी से ग्रंथि का निर्माण होता है। ग्रंथि एक कोशिका वाली भी हो सकती है, एक कोशिकीय ग्रंथि भी हो सकती है, बहुकोशिकीय ग्रंथि भी हो सकती है। अगर एक कोशिका है मान लीजिए वो स्राव करने का काम करती है तो आप उसको ग्रंथि बोल सकते हो, और बहुत सारी कोशिका है जो स्राव करने का काम करती है तो वो बहुकोशिकीय ग्रंथि जो है कहलाती है।
एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर किस संरचना का निर्माण करता है? ये एपिथेलियम ऊतक जो है ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो ग्रंथि का निर्माण करता है। जैसे यहां पर देखिए, ये एपिथेलियम ऊतक है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है घनाकार एपिथेलियम है। ठीक, घनाकार एपिथेलियम का कुछ भाग देखो ऐसे अंदर की ओर मुड़ चुका है, अंदर की ओर मुड़ चुका है। और ये सारी जो कोशिकाएं है ना, ये पदार्थों का स्राव करती है। जैसे ये लाड़ ग्रंथि है ना, ये लाड़ ग्रंथि है, ये लाड़ ग्रंथि है। अब लाड़ ग्रंथि कैसे बनी? यहां पर देखो, ये घनाकार एपिथेलियम है, इसका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ गया है और ये सारी की सारी कोशिका जो है लाड़ स्रावित कर रही है, लाड़ स्रावित कर रही है। ये सारी की सारी कोशिका लाड़ स्रावित कर रही है और ये इसका डक्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? यहां से लाड़ जो है ऊपर की ओर आएगा। तो हम इसे अब इस वाले घनाकार एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रंथिल उपकला बोलेंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलेंगे। समझे आप? तो एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर किस संरचना का निर्माण करता है? तो ग्रंथि हो जाएगा। और ये जो एपिथेलियम ऊतक है ये हो सकता है कि क्यूबोइडल हो या फिर कॉलमनर हो। जैसे इस वाले केस में आपको दिख रहा है कि ये क्यूबोइडल है। अब तक हम लोगों ने उपकला ऊतक को कवर किया है। अब हम लोग संयोजी ऊतक को कवर करने जा रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। याद रखिएगा, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक रक्त भी है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में घनी जुड़ी होती है, यानी एकदम से डेंस होती है, मतलब बहुत बहुत पास पास होती है। तो ऐसा नहीं है, जो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती है उनके बीच में अच्छा खासा गैप होता है, यानी कि अंतःकोशिकीय स्थान जो है ज्यादा होता है संयोजी ऊतक के केस में। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं अंतःकोशिकीय अधात्री में धंसी होती है, ये स्टेटमेंट सही है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है उनके बीच में बहुत गैप होता है, बहुत गैप होता है। और यहां पर पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स तरल भी हो सकता है, जेली जैसा भी हो सकता है। जो मैट्रिक्स है जेली जैसा भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। ठीक, तो मैट्रिक्स कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के बीच में गैप होता है और फिर वहां पर उन गैप में जो है पदार्थ होते हैं जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है, ये याद रखिएगा। तो 2 गलत है, 1 3 4 सही है। ए हमारा राइट आंसर। ये आपके सेल्स हो जाएंगे। रक्त का तरल अधात्री भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगर हम रक्त की बात करते हैं, वो भी संयोजी ऊतक है, तो उसके केस में ये जो मैट्रिक्स है ना, ये तरल होता है। रक्त के केस में ये वाला मैट्रिक्स तरल होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और उस प्लाज्मा में ब्लड सेल्स होते हैं। तो रक्त का तरल अधात्री भाग प्लाज्मा कहलाता है, सही है। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं, ये भी सही है। प्लाज्मा में केवल जल और गैसें होती है, गलत है। प्लाज्मा में तरह तरह की चीजें होती है, हार्मोन है, लवण है, गैस है ना, जल है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी पाए जाते हैं, सही है। प्रोटीन है, नमक है, हार्मोन है, सब पाए जाते हैं। तो 1 2 4 जो है सही है, 3 यहां पर गलत हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त शरीर में किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त पूरे बॉडी में फ्लो करता है। फ्लो करने के साथ गैस है, हार्मोन है, भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, इन सारे का परिवहन करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। देखो जो ब्लड है, इनमें देखो सेल्स होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, या फिर व्हाइट ब्लड सेल भी आप बोल सकते हो, और प्लेटलेट्स। ठीक, डब्ल्यूबीसी देखो 5 प्रकार के होते हैं। ये ऊपर में आपको 3 दिखाया गया और नीचे में आपको 2 दिखाया गया है। इस डायग्राम के ऊपर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऊपर के जो 3 आप देख रहे हैं उसमें देखो तो साइटोप्लाज्म में जो है आपको दाने जैसी संरचना दिख रही है। इन तीनों के केस में ये 5 प्रकार कौन से? न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, और ये बेसोफिल है, और ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जितने भी टाइप के आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका जो है ये मोनोसाइट ही होती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है, इनके कोशिका द्रव्य में दाने जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो इन सारे के केस में देखो ग्रेन्यूल्स है इनके कोशिका द्रव्य में, तो इन्हें हम लोग ग्रेनुलोसाइट भी बोल देते हैं। और जो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, इनमें ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और इन सारे का न्यूक्लियस आप ध्यान से देख लो, आप अच्छे से ध्यान से देख लो। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टी लोब्ड होते हैं, कई सारे लोब आपको दिखाया गया इसमें इस प्रकार से, कई सारे लोब आपको दिखाया गया। इसमें 2 लोब है, ठीक है। इसमें किडनी जैसी, किडनी के शेप का जो है न्यूक्लियस होता है। तो आपको अच्छे से नज़र जो है देना है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। इस डायग्राम को डायरेक्ट डायग्राम आपकी एग्जाम में दिया जा सकता है और लेवलिंग छुपा करके आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न श्वेत रक्त कणिका है, जो ये 5 प्रकार के WBC होते हैं, इनको हम 3 और 2 में बांटते हैं। 3 वाले में ग्रेन्यूल्स होते हैं और 2 वाले में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, यानी 3 में ग्रेन्यूल्स होते हैं इन सारे में और 2 में नहीं होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी बनाना हमारे बॉडी के अंदर। निम्न कथनों पर विचार करें। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अभी आपने देखा था ब्लड, ब्लड अपने आप में एक संयोजी ऊतक है। अब हम बोन की बात करते हैं। बोन भी अपने आप में संयोजी ऊतक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है। इसका मैट्रिक्स जो है ये सॉलिड होता है। आपने ब्लड के बारे में देखा था कि इसका जो मैट्रिक्स है अधात्री है, ये कैसा है, तरल है ना, फ्लूइड है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अस्थि शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है, यह भी सही है। अस्थि मुलायम और लचीला होता है, नहीं, कठोर और मजबूत होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धंसी होती है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो बोन का जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड है और किससे भाई बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। इसलिए कहा जाता है आपसे कि आपके बॉडी में अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 3 को छोड़कर बाकी सब सही है। 1 2 4 ए हमारा राइट आंसर। अस्थि ऊतक शरीर की मांसपेशियों और मुख्य अंगों को सहारा देता है, सही है। जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये अस्थि करती है। जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, ठीक, इन सारे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन है ना, तो खोपड़ी जो है अस्थि है। और हमारे मांसपेशियों को सहारा देती है। जो हमारी मांसपेशियां होती है, कंकाल पेशी, वो हड्डियों से जुड़ी होती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक द्रव अधात्री में धंसी होती है, नहीं, बोन का जो अधात्री है सॉलिड है। अस्थि ऊतक मजबूत और कठोर होता है, बिल्कुल सही है। अस्थि ऊतक में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 को छोड़कर बाकी सब सही है। 1 3 4 सही है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? 2 अस्थि को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है स्नायु। इसे हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। इसे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। तो आपने देखा ब्लड, ब्लड अपने आप में एक संयोजी ऊतक है। फिर बी से आपने बोन देखा, अपने आप में संयोजी ऊतक है। 2 बोन को आपस में कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है लिगामेंट। ये सारे संयोजी ऊतक के प्रकार हैं, ठीक, ये सारे संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। यहां पर देखो ये बोन है, ठीक, ये बोन है और ये बोन है, इसको आपस में कनेक्ट करने वाला एक संयोजी ऊतक है जिसे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्नायु की विशेषता क्या है? स्नायु यह केवल अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, नहीं, अस्थि को मांसपेशियों को नहीं जोड़ता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। यह बहुत लचीला और मजबूत होता है, हम बोल सकते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत लचीला और मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है और मजबूत होता है। जैसे बोन जो है हार्ड है, बोन हार्ड है, जो लिगामेंट है ये लचीला है लेकिन मजबूत है। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? तो अभी आपने देखा था कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक लिगामेंट था। अब देखो ये मसल है, ये पेशी है और ये बोन है, ठीक, ये पेशी है, ये बोन है। इस दोनों को आपस में जोड़ा है टेंडन। यानी कि डायरेक्ट पेशी हमारे हड्डियों से नहीं जुड़ती है, पेशी और हड्डी के बीच में ये टेंडन होता है, कंडरा इसे हिंदी में बोलते हैं, टेंडन। ये भी अपने आप में क्या है? एक संयोजी ऊतक है। तो अब तक आपने कौन कौन से संयोजी ऊतक के प्रकार देखे? आपने देखा ब्लड, फिर आपने देखा बोन, फिर आपने देखा लिगामेंट और अभी आप देख रहे हैं टेंडन। इसका काम है बोन से बोन को कनेक्ट करना, इसका काम है बोन से मसल को कनेक्ट करना। उपास्थि किससे बनी होती है? उपास्थि किससे बनी होती है? तो आपने बोन के बारे में देखा कि जो इसका मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। एक और
संयोजी ऊतक है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज कहा जाता है अस्थि का छोटा भाई उपास्थि। ठीक है, अस्थि का छोटा भाई उपास्थि, नाम मिलता जुलता है ना, अस्थि उपास्थि, तो इसे हम इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। इसका मैट्रिक्स भी हार्ड होता है, इसका मैट्रिक्स भी हार्ड होता है, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स होता है ये प्रोटीन और शर्करा से बना होता है, प्रोटीन और शुगर से बना होता है। इसका मैट्रिक्स हार्ड तो होता है, लेकिन बोन के मैट्रिक्स इतना हार्ड नहीं होता है। प्रोटीन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, शर्करा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, जबकि कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से बोन का जो मैट्रिक्स बना होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट अपने आप में क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो बोन का मैट्रिक्स ज्यादा हार्ड होता है, बोन का मैट्रिक्स ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा कठोर होता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स के तुलना में। समझे आप? तो अगर हम कठोरता की बात करेंगे तो बोन ज्यादा कठोर है कार्टिलेज की तुलना में। इनफैक्ट बोन जो है सबसे कठोर ऊतक है हमारे शरीर के अंदर, बोन हड्डी सबसे कठोर ऊतक है हमारे शरीर के अंदर। और हम सारे ही पार्ट्स को मिला ले तो जो दांत का एनामल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन दांत का एनामल उसे हम टिश्यू में काउंट नहीं करते हैं। बोन टिश्यू है, सबसे हार्ड टिश्यू जो है हमारे बॉडी के अंदर बोन है। उपास्थि का कार्य क्या है? तो यह है अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाना। जहां पर ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। जहां पर दो हड्डियां आपस में ज्वाइंट बना रही है वहां पर कार्टिलेज मिलेगा, ताकि आसानी से वो ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट वो हार्ड ना हो पाए। अगर हड्डी हड्डी आपस में जुड़ जाएंगे तो फ्रिक्शन होने पर क्या होगा, दर्द होगा, काफी ज्यादा पेन होगा। तो उनके बीच में क्या होता है कि ये कार्टिलेज होता है ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और जैसे से ये कार्टिलेज जो है खत्म हो जाता है दोनों हड्डियों के बीच में, वैसे वैसे ज्वाइंट में पेन होने लगता है। उपास्थि कहां पाई जाती है? नाक है, कान है, कंठ है, श्वास नली है। श्वास नली में आपने देखा था कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में कार्टिलेज के रिंग्स, अगर आपको हो सके तो याद होगा, कार्टिलेज के ऐसे रिंग्स होते हैं जो श्वास नली जो है इसको कोलैप्स होने से रोकती है। तो ये जो रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के ही रिंग्स होते हैं। आप ये कान देखो, आप इसको देखेंगे तो आप इसको मोड़ पाते हैं, मोड़ पा रहे हैं ना इसको ऐसे, आपको हार्ड हार्ड पता चल रहा है, कुछ हार्ड हार्ड आपको लग रहा है, ये हार्ड हार्ड और कुछ नहीं, ये कान है, सॉरी ये कार्टिलेज है, उपास्थि है। नाक के टिप पे, ये नाक के टिप पे जो है कार्टिलेज होता है। कान को मोड़ पाते हैं क्योंकि इसमें कार्टिलेज बोन नहीं है। अगर मान लीजिए बोन होता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि हड्डी यहाँ पर होती तो आप कान को नहीं मोड़ पाते। तो कार्टिलेज जो है उतना कठोर नहीं है जितना कि बोन है, ये याद रखिएगा। और इन सारे जगहों पर आपको कार्टिलेज मिलेगा, नाक, कान, कंठ और श्वास नली। तो अब तक आपने संयोजी ऊतक में बोन देखा, ब्लड देखा, बोन देखा, लिगामेंट देखा, टेंडन देखा, कार्टिलेज देखा। अब एक और प्रकार है एडियोलर। एडियोलर टिश्यू, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है? ये जो टिश्यू है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ये जो त्वचा है और त्वचा के नीचे जो मांसपेशी है इसके बीच में आपको ये टिश्यू देखने को मिलेगा। रक्त नलिका के चारों ओर, नस के चारों ओर, यानी कि जो हमारे नर्व्स होते हैं उनके चारों ओर, अस्थि मज्जा में। एज इट इज आपको रट लेना है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, नसों के चारों ओर, नसों के चारों ओर और अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। इन सारे जगहों पर यह संयोजी ऊतक जो है पाया जाता है। कौन सा? एडियोलर संयोजी ऊतक। एडियोलर संयोजी ऊतक की विशेषता क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर अंगों के बीच खाली जगह को भरता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अंगों के बीच खाली जगहों को भरने का काम जो है ये एडियोलर टिश्यू करता है। यहां पर बताया गया है कि कहां कहां पर ये आपको मिलेगा। यहां पर बताया गया है कि क्या काम करता है, तो अंगों के बीच खाली जगहों को भरता है। अंग के बीच में खाली जगह है उसको फिल करने का काम जो है ये टिश्यू करता है। एडियोलर संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? तो आंतरिक अंगों को सहारा देना और ऊतकों की मरम्मत करना। तो अंगों के बीच खाली जगह को भरना, आंतरिक अंगों को सहारा देना, सपोर्ट करना और ऊतकों की मरम्मत करना, ये एडियोलर संयोजी ऊतक का काम हो जाएगा। यहां पर देखिए एडियोलर टिश्यू आपको दिखाया गया है, एडियोलर टिश्यू आपको दिखाया गया है। इनमें देखो मास्ट सेल है, मैक्रोफेज है। ये नाम ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्ट सेल जो है किस संयोजी ऊतक में देखने को मिलता है, तो एडियोलर टिश्यू में मिलता है, एडियोलर ऊतक में मिलता है। ये फाइब्रोब्लास्ट है,
फाइब्रोब्लास्ट वो कोशिका होती है जो फाइबर्स बनाती है, जैसे कि कोलेजन फाइबर है, रेटिकुलेट फाइबर है। यही फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइबर्स बनाने का काम करती है। मैक्रोफेज है, ये मास्ट सेल है, ये सारे जो सेल्स हैं ये एरियोलर टिश्यू में उपस्थित हैं। प्लाज्मा सेल ये ब्लड सेल है। ये सारे नाम आप ध्यान में रखिएगा। वसा का संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है? फैट को स्टोर करने वाला ऊतक कौन सा है? तो फैट को स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी में जो टिश्यू है उसे हम लोग वसामय ऊतक बोलते हैं, एडिपोसाइट बोलते हैं। एडिपोसाइट बोलते हैं। एडिपोसाइट फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू है। वसामय ऊतक शरीर में कहां पाया जाता है? त्वचा के नीचे मिलेगा, आंतरिक अंगों के बीच मिलेगा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच मिलेगा, लोकेशन है, याद रखिएगा। वसामय ऊतक की कोशिकाओं की विशेषता क्या है? तो ये वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। यहां पर आप देख सकते हो एडिपोसाइट है, ये यहां पर देखो एडिपोसाइट है। ऐसे ये सेल है, साइड में न्यूक्लियस चला जाता है और पूरा स्पेस जो है इसमें फैट होता है। ये केंद्रक है, ये एडिपोसाइट है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा। एडिपोसाइट फैट स्टोरेज का काम जो है इसकी कोशिका करती है, या फिर ये ऊतक जो है वसा को संचित करने का काम करता है। वसा में ऊतक का अतिरिक्त कार्य क्या है? एक तो काम है इसका फैट को स्टोर करके रखना, एक अतिरिक्त काम क्या बोलेंगे हम? ऊष्मीय कुचालक का कार्य। क्योंकि फैट ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो ये जो वसा में ऊतक है फैट को स्टोर करके रखता है, तो हमारे बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोकने का काम ये वसा में ऊतक करता है, क्योंकि इसमें फैट स्टोर्ड है और जो फैट है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो अब तक आपने जो संयोजी ऊतक देखा, ब्लड देखा, बोन देखा, उसके बाद आपने लिगामेंट देखा, उसके बाद आपने टेंडन देखा, देन आपने कार्टिलेज देखा, उसके बाद आपने एरियोलर टिश्यू देखा, और तब आपने एडिपोज टिश्यू देखा। वसामय ऊतक यानी कि एडिपोज। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे प्रकार हैं संयोजी ऊतक के। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया और कनेक्टिव टिश्यू को कवर कर लिया। अब जो तीसरा प्रकार है ऊतक का वह है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिसमें हम लोग मसल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशीय रेशा कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू है, कोशिकाओं से ही ये टिश्यू बना होगा, तो इसकी जो कोशिका होती है वो लंबी होती है, वो लंबी होती है। लंबी कोशिका होती है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? फाइबर बोल देते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर मसल फाइबर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर मान लीजिए कि मसल फाइबर लिखा हुआ है, मतलब मसल सेल है, वो पेशी कोशिका है, तो पेशी ऊतक लंबी कोशिका से बनी होती है जिन्हें पेशी रेशा कहते हैं। पेशी रेशा का मतलब क्या समझेंगे? पेशी कोशिका। ये सही है। पेशी ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना, झुक पाते हैं, बॉडी में मूवमेंट करा पाते हैं, पेशी ऊतक के कारण ही। क्योंकि ये जो पेशी ऊतक की पेशी रेशा है या फिर पेशी कोशिका है वो संकुचित होती है, शिथिल होती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण गति जो है हो पाती है। पेशी कोशिका में वसा नामक पदार्थ पाया जाता है जिसे संकुचन होता है नहीं। जो ये मसल फाइबर है इसमें आपके होते हैं प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस प्रोटीन के कारण मसल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण जो मसल है उसमें मूवमेंट हो पाता है। पेशी कोशिकाओं की सिकुड़ने, पेशी कोशिकाओं में सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो संकुचन प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। सही है ना। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन होता है। नाम आपको नहीं याद रखना है, नहीं आता है एग्जाम में। वैसे 2019 में जेईई के एग्जाम में आया हुआ था। एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, चाहो तो याद रख लो। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन के कारण मसल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण मसल में मूवमेंट हो पाता है। 1 2 4 सही है, 3 गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। इच्छा अनुसार गति कराने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है यानी कि जो मसल है, ये जो मसल है ये 3 प्रकार के होते हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई मसल को हम लोग कंकाल पेशी कहते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर
ऑर्गन्स में जो मसल है उसे हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं, चिकनी पेशी बोलते हैं। और एक और मसल है जिससे जो हमारा हृदय है वो बना हुआ है, उससे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। ये 3 प्रकार की ही पेशी हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब देखो, इच्छा अनुसार गति कराने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। जो पेशियां हमारे हड्डी से जुड़ी हुई है उनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। अब देखो, हमने हाथ को मोड़ लिया, हाथ को मोड़ा तो पेशियों में गति हम अपनी इच्छा अनुसार करवा रहे हैं ना। हम गर्दन हिला रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार इन पेशियों में हम गति करा सकते हैं। किसमें? कंकाल पेशी में। ऐसे पेशी को जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उसे हम एक नया नाम भी दे देते हैं, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलंटरी मसल, इसमें हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के पेशियां हैं इसमें केवल ये कंकाल पेशी ही है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। तो केवल कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशी है। ठीक, कंकाल पेशी। जो 3 प्रकार की पेशी है उसमें केवल कंकाल पेशी है जो कि ऐच्छिक पेशी है। सॉरी, ये सही हो जाएगा। ऐच्छिक पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, कंकाल पेशी ही ऐच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशियां शरीर की गति में सहायक नहीं होती है। बिल्कुल, शरीर की गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक पेशियां धारीदार दिखाई देती है इसलिए इन्हें रैखित पेशी भी कहा जाता है। कंकाल पेशी को कंकाल पेशी क्यों कहा? क्योंकि हड्डियों से जुड़ी होती है। कंकाल पेशी को ऐच्छिक पेशी क्यों कहा? क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार इसमें हम गति करा सकते हैं। कंकाल पेशी को रैखित पेशी भी कहते हैं। क्यों रैखित पेशी कहते हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो हम देखते हैं तो इस पेशी की जो पेशी कोशिका है, इस पेशी की जो कोशिका होती है उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ठीक, यानी कि धारीदार दिखाई पड़ती है पेशी कोशिका, यानी कि पेशी रेशा इस कंकाल पेशी की जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो इसलिए इसे हम एक और नया नाम देते हैं, रैखित पेशी, स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल। जिस मसल में ये धारियां नजर नहीं आती है, हल्के और गहरे रंग की धारियां जिस पेशी में नजर नहीं आती उसी को हम लोग चिकनी पेशी बोलते हैं। ठीक, ये रैखित पेशी है, ध्यान में रखिएगा। और रैखित पेशी, कंकाल पेशी की एक और खासियत है कि इनमें ना एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है तो ये बहुनाभिकीय भी होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। 1 2 4 सही है, 3 गलत है। 1 2 4 सही। रैखित पेशी उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो जो रैखित पेशी है यानी कंकाल पेशी की बात की जा रही है, इसकी कोशिकाएं जो है बेलनकार होती है। ऐसे बेलनकार होती है, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, एक से ज्यादा जो है न्यूक्लियस होता है। तो लंबी बेलनकार शाखा रहित बहुनाभीय, लंबी होती है, बेलनकार होती है। जो भी पेशी कोशिकाएं होती है सब लंबी होती है, बेलनकार होती है, कोई ब्रांच आपको नहीं मिलेगा और बहुनाभीय है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। देखो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये धारियां आपको दिखाई गई है, केंद्रक आपको एक से ज्यादा दिखाया गया है और बेलनकार ये पेशी कोशिका है। चिकनी पेशियों की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड हम बोलेंगे। जो चिकनी पेशी होती है वो ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती है। ठीक है, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती है और एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको देखने को मिलता है। तरकोशी नहीं होता है, तरकोरूपी होता है। ठीक है, तरकोरूपी, स्पिंडल शेप्ड। एक कोशिका में एक ही केंद्रक आपको देखने को मिलेगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चिकनी पेशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इस पेशी कोशिका को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो कोई लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर नहीं आते हैं, जैसा कि कंकाल पेशी के केस में नजर आता है। ये चिकनी दिखाई पड़ती है तो चिकनी पेशी बोल देते हैं। तरकोरूपी पेशी कोशिका है ना, एक कोशिका में एक केंद्रक आपको मिलेगा। देखो ये एक पेशी कोशिका को दिखाया गया है, ये नाभिक आपको यहां पर दिखाया गया है।
लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं नजर नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप में चिकनी नजर आती है ये, इसलिए चिकनी पेशी बोलते हैं। और ये अनैच्छिक पेशी है। चिकनी पेशियां किस प्रकार की गतियों को नियंत्रित करती है? तो ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किया जाता है ऐच्छिक पेशी की मदद से, कंकाल पेशी की मदद से, कंकाल पेशी की मदद से। जो चिकनी पेशी है अनैच्छिक गति करती है, यानी चिकनी पेशी में हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। चिकनी पेशी में हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, तो ये अनैच्छिक पेशी होती है। चिकनी पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल भी हम लोग बोल सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका ये स्मूथ मसल है, लेकिन जो आपकी हृदय की पेशी है उसमें भी हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। तो जो हृदय पेशी है कार्डियक मसल है, जो कार्डियक मसल है ये भी अनैच्छिक पेशी है, लेकिन जो कंकाल पेशी है वो ऐच्छिक पेशी है। चिकनी पेशी शरीर के किन भागों में पाई जाती है? तो आंख की पलक, ये जो आइरिस आप देखते हो, आंख की पलक के स्थान पर आप आइरिस लिख लो। आंख की जो परितारिका है उसमें ये चिकनी पेशी है, मूत्रवाहिनी है, श्वास नली है, इन सारे जगहों पर जो पेशी है उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। तो यहां पर जो है ये चिकनी पेशी पाई जाती है, अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन हृदय की पेशियों के संबंध में असत्य है? तो हम लोगों ने कंकाल पेशी को देखा, चिकनी पेशी को देखा, अब हृदय पेशी को देख लेते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, दिल हमारा धड़कता रहता है, सही है। हृदय की पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती है, गलत हो जाएगा। हृदय की पेशी में हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। जो हृदय संकुचित होता है, रिलैक्स करता है, वो हमारी इच्छा से नहीं होता है, ठीक है। आप सो, जगो, भागो, दौड़ो, आराम करो, वो अपना काम जो है करते रहता है। तो ऐच्छिक पेशियां उसमें नहीं होती, अनैच्छिक पेशी होती है वो। हृदय की पेशी को कार्डियक या हृदय पेशी कहा जाता है, सही है। हृदय की पेशियां कोशिका, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। आपने देखा चिकनी पेशी जो है तर्कोरूपी है। आपने देखा था कंकाल पेशी बेलनकार थी, जो कंकाल पेशी की कोशिका थी वो भी बेलनकार थी, और हृदय पेशी की जो कोशिका है वो भी बेलनकार है। लेकिन कंकाल पेशी की कोशिका ब्रांच्ड नहीं थी, लेकिन हृदय पेशी की जो कोशिका होती है वो शाखाओं वाली होती है, ब्रांच्ड होती है। कंकाल पेशी की कोशिका जो होती थी वो कैसी होती है भाई? बहुनाभीय होती है, जबकि ये एक केंद्रक वाली जो है ये हृदय की पेशी होती है। ये सारे अंतर जो है आपको अच्छे से कंठस्थ करने पड़ेंगे। अब देखो तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, सबको मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया है ताकि आप आसानी से याद रख पाए। कंकाल पेशी रैखिक पेशी है, जबकि हृदय पेशी ये भी रैखिक पेशी है। कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशी है, जबकि चिकनी पेशी और हृदय पेशी दोनों अनैच्छिक पेशी है। ये चिकनी पेशी जो है अरेखित होती है। कंकाल पेशी लंबी बेलनकार होती है, ये लंबी तर्करूपी होती है, जबकि ये लंबी बेलनकार है। ये शाखा रहित है, ये भी शाखा रहित है, ये शाखित है, बहुनाभीय है, ये एक केंद्र की है, ये एक केंद्र की है, ठीक। ये चिकनी पेशी आहार नाल में, रक्तवाहिनी, फेफड़े और आइरिस में देखने को मिलती है। कंकाल पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, और हृदय पेशी से हमारी हृदय जो है, जो हृदय पेशी से जो हमारा हृदय है वो बना हुआ है, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो एक भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा पेशी ऊतक के ऊपर। तो 3 प्रकार के ऊतकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। चौथा ऊतक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? तो बहुत शीघ्र उत्तेजित होकर संदेश संचारित करने वाली। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके पैर में किल जब चुभती है तो पैर आप एक झटके में उठा लेते हो, कितना फास्ट मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और फिर वहां से मैसेज जो है आपके पैर के पेशी के पास आता है कि पैर को उठाना है, और आप उठा लेते हो। तो बहुत ही फास्ट जो है यहाँ पर मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स किन से बनती है? तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। निम्न में से कौन सा कथन तंत्रिका ऊतक के संबंध में असत्य है? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। क्या न्यूरॉन में केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है? भाई क्यों नहीं होगा? कोशिका है तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य तो ये दोनों होंगे ही। न्यूरॉन की कोशिकाओं से कोई शाखाएं नहीं निकलती है, गलत हो जाएगा। न्यूरॉन की कोशिकाओं से कई शाखाएं निकलती है। जो सबसे लंबी शाखा होती है उसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, जो छोटी छोटी शाखा होती है बाले जैसी उसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं।
न्यूरॉन की कोशिकाएं लंबी और पतली होती है, सही है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य चुनना था ना, सी हो जाएगा। देखो ये न्यूरॉन है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है, ठीक। और देखो कई सारे जो है प्रवर्ध निकलते हैं, कई सारे शाखाएं निकलती हैं। ये सारी शाखाएं निकल रही हैं, बाल जैसी शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं, इसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। और एक लंबी शाखा ऐसे निकलती है जिसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन में छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स कहलाते हैं। जो सबसे लंबा प्रवर्ध है उसे हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो छोटी छोटी प्रवर्ध हैं, ब्रांच्ड हैं, उसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। इसे हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। इस एक्सॉन को नर्व फाइबर बोलते हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर यानी बहुत सारे एक्सॉन जब एक साथ आएंगे, बहुत सारे एक्सॉन जब एक साथ आएंगे, जैसे मान लो ये एक एक्सॉन है, ये दूसरा एक्सॉन है, बहुत सारे एक्सॉन एक साथ आएंगे, तो उसको बांध करके रखने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तब उस पूरे बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। उस पूरे बंडल को हम लोग नर्व बोलते हैं। तो अनेक तंत्रिका रेशे मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं, सही है, यानी कि नर्व का निर्माण करते हैं। एक तंत्रिका कोशिका अधिकतम 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, गलत हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। ये दोनों सही है, ये गलत है। ए बी डी सही है, केवल ए बी डी सही है, सी गलत है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहा जाता है, नर्व इंपल्स कहा जाता है ना। तंत्रिका स्पंदन नर्व इंपल्स कहा जाता है, नर्व इंपल्स कहा जाता है। तंत्रिका का स्पंदन शरीर में क्या कार्य करता है, तंत्रिका का स्पंदन शरीर में क्या कार्य करता है, तो इच्छा अनुसार पेशियों की गति में सहायता करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन का स्राव नहीं करता है। रक्त संचार को नियंत्रित करता है, नहीं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, नहीं। इच्छा अनुसार पेशियों की गति में सहायता करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमारे पेशियों, जो हम पेशियों में गति करा पाते हैं, तो वो सारा जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन से ही आता है, ठीक है। आप सोच रहे हो साइकिल चलाने का, तो ब्रेन जो है हमारी पेशियों को संदेश भेज चुका होता है कि साइकिल चलाने के लिए जो है आपको गति करनी है, आप तैयार रहें, ठीक। अगर हमारे ब्रेन और हमारे मसल के बीच न्यूरॉन से जो कनेक्शन बनता है, अगर वो टूट जाए तो हमारी पेशियां जो है वो पैरालाइज कर जाती है। तंत्रिका एवं पेशी ऊतक का कार्यात्मक संयोजन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, शरीर की गति के लिए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका और जो पेशी ऊतक है, जो तंत्रिका है और जो पेशी ऊतक है, जो तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, इसका कार्यात्मक संयोजन फंक्शन कॉम्बिनेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो बॉडी के मूवमेंट के लिए। अगर हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे मस्कुलर सिस्टम के बीच अगर कनेक्शन टूट जाता है, वैसे में आप अपने बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, शरीर की गति आप नहीं करा पाएंगे, ना आप हाथ उठा पाएंगे, ना आप उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ठीक, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। पैरालाइज जो है बॉडी हो जाती है ना, बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर करते हैं। आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, तो आंत में हम लोगों ने देखा था कि ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये इस वाले संरचना को हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई बोलते हैं। थोड़ा और बढ़िया से एक ही कोशिका में बनाकर दिखाता हूं थोड़ा ढंग से। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा और ये इस प्रकार से माइक्रोविलाई जो है होती है, केंद्रक मैंने बनाया है, ये माइक्रोविलाई है, स्तंभकार उपकला, ठीक। इसका काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो पदार्थों का, इसके लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का काम जो है माइक्रोविलाई करती है। विलाई और माइक्रोविलाई दोनों का काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले अवशोषण के लिए। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां जो है अपने स्थान से हट गई है, तो इसके पीछे कौन सा संभावित कारण हो सकता है। टेंडन का टूटना,
कंकाल पेशी का टूटना, स्नायु का टूटना, एडियोलर ऊतक का टूटना। तो दोनों दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम जो है ये लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। तो लिगामेंट जो है टूट गया होगा, दोनों हड्डियां जो है अपने स्थान से हट गई। काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। देखो चिकनी पेशी जो है हमारे अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती है। हमारे हड्डियों से हम लोग हाथ पैर को जो चला पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कंकाल पेशी के कारण जो अस्थियों से जुड़ी होती है, चिकनी पेशी के कारण नहीं। चिकनी पेशी वाले को तो पहले उड़ा दो यहां से। कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। स्नायु को खींचती है, लिगामेंट को खींचती है? नहीं। हमारे हड्डी और पेशी को जोड़ने के लिए क्या होता है? हमारे हड्डी और पेशी को जोड़ने के लिए टेंडन होता है। तो बोलेंगे कंकाल पेशी संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। यह सही है। जो कंकाल पेशी होती है वो अस्थि से जुड़ी होती है इस टेंडन की मदद से, तो इसको खींचती है। ठीक। कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियां वो पेशी होती है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था चिकनी पेशी और हृदय पेशी, 2 और 3। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल पेशी जो है वो ऐच्छिक पेशी है और अस्थित पेशी जैसी कोई पेशी नहीं है। अशुद्ध वाक्य को चुनिए, यानी कि गलत विकल्प चुनना है। रुधिर के आधात्री में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं, बिल्कुल सही है। रुधिर का जो आधात्री होता है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन ये सब होते हैं, गैस भी होते हैं। 2 अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक लिगामेंट है। कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर ऊतक होते हैं, गलत हो जाएगा। टेंडन फाइब्रस होता है और मजबूत होता है। उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, बिल्कुल। अस्थि, उपास्थि दोनों जो है संयोजी ऊतक का प्रकार है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो लिगामेंट है, ये टेंडन है, सब फाइब्रस होते हैं। निम्न में से किस में उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो नाक में है, कान में है, कंठ में है, वृक्क में नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है, तो वसा के लिए वसामय ऊतक है, एडिपोज टिश्यू है। बी हमारा राइट आंसर। अस्थि आधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो अस्थि की आधात्री कठोर होती है, अस्थि की आधात्री जो है ठोस होती है, कैल्शियम फास्फोरस के कारण, कैल्शियम एवं फास्फोरस की। और उपास्थि के केस में आपने क्या देखा था? प्रोटीन और शर्करा से बनी हुई आधात्री होती है, वो भी कठोर होती है, लेकिन अस्थि की आधात्री जितनी कठोर होती है उतनी नहीं होती है। कैल्शियम और फास्फोरस सही है। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है हमारे पेशियों में। संकुचनशील प्रोटीन के कारण ही जो पेशी की कोशिका है संकुचित होती है, जिससे पेशियों में हम गति करा पाते हैं, या फिर जिसके कारण पेशियों में गति हो पाती है। ये संकुचनशील प्रोटीन जो है एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन है। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी वो पेशी होती है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा पाते हैं। तो ऐच्छिक पेशी जो है ये हमारे पैर में है ना, अपनी पैर की पेशियों में जो है इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल में चिकनी पेशी होती है, आंख की परितारिका में चिकनी पेशी होती है, फेफड़ों की श्वसनी में चिकनी पेशी होती है। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मस्तिष्क तंत्रिका ऊतक से बना है, मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बना है। तंत्रिका यानी कि नर्व, कंडराव, टेंडन अपने आप में टेंडन अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में हम लोगों ने देखा कि डेंड्राइट होता है, शाकित बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं छोटे छोटे, और जो एक लंबा प्रवर्ध होता है उसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और फिर तंत्रिका के अंतिम सिरे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल हम जिसे बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंडरा तो अपने आप में एक अलग टाइप का टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो अंगों के खाली स्थान को भरना, ऊतकों की मरम्मत करना, ये आपने पढ़ा था एडियोलर टिश्यू के बारे में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वसा ऊतक का काम क्या था? फैट को स्टोर करना। अतिरिक्त काम क्या था? ऊष्मा के कुचालक रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में कौन सी पेशीय ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार करता रहता है? तो हृदय पेशी जो है ये कभी थकती नहीं है। अगर आप ज्यादा भागदौड़ कर लेंगे तो आपकी जो कंकाल पेशियां हैं, हाथ पैर की पेशियां, वो थक जाएंगी, लेकिन जो हृदय पेशी वो कभी नहीं थकती है। हृदय पेशी कभी भी नहीं थकती है, जबकि जो कंकाल पेशी है थक जाती है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, जब हम ज्यादा भागदौड़ करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है? उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज की बात की जा रही है। ठीक है, कार्टिलेज की बात की जा रही है, यानी कि कार्टिलेज की कोशिका इनमें से कौन है? मास्ट कोशिका, याद होगा आपको, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेज, ये सब आपने देखा था एडियोलर टिश्यू में। एडियोलर टिश्यू में बेसोफिल आपने देखा था, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ब्लड सेल्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपके ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में भी कौन सा है? WBC का ये टाइप है। ऑस्टियोसाइट ये बोन की सेल है, बोन सेल। उपास्थि अणु, देखो कार्टिलेज की जो कोशिका होती है उसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। आई थिंक इसी को हिंदी में जो है यहां पर उपास्थि अणु लिख करके दिया गया है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे तो ऑप्शन होंगे नहीं, यहां पर डी बचता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत वाक्य चुनिए। मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। बिल्कुल सही है, किसी में जेली जैसा होता है, किसी में तरल होता है, किसी में हार्ड होता है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, यह भी सही है। उपकला ऊतक के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है, यानी कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है, तो नहीं। आपने देखा था कि जो भाई उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती है टाइटली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होती है उसमें। रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं अशाखित होती है। अब देखो रेखित पेशियां आपने देखा था कि हृदय पेशी भी है, कंकाल पेशी भी है। मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जाम में अगर रेखित पेशी आता है वहां पर आप कंकाल पेशी लेकर के चलेंगे, वहां पर आप हृदय पेशी लेकर के नहीं चलेंगे, हृदय पेशी लेकर के नहीं चलेंगे। रेखित पेशी का मतलब आपको समझना है कंकाल पेशी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कंकाल पेशी होती है लंबी होती है, बेलनकार होती है, लंबी होती है, बेलनकार होती है, ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, कोई ब्रांच जो है यहां पर नहीं होती है, और बहुनाभीय होती है, बहुकेंद्रीय होती है। सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये MCQ नहीं है, लेकिन मैंने ये सवाल ले लिया है ताकि फिर से आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। यहां पर देखो तरल संयोजी ऊतक हम लोग किसको बोलते हैं? रुधिर को बोलते हैं। तो ए के साथ आप किसको मिलाएंगे? ए के साथ आप मिलाएंगे 5 को। ठीक, अंगों के अंदर के अवकाश को भरना, यानी अंगों के अंदर के खाली स्थान को भरना, ये आपने पढ़ा था किसके बारे में? ये गर्तिका ऊतक है ना, एडियोलर टिश्यू के बारे में। तो बी के साथ आप किसको मिलाएंगे? 4 को मिलाएंगे। रेखित पेशी का मतलब मैंने आपसे कहा था कंकाल पेशी को लेकर के चलेंगे आप, तो सी मिलाएंगे आप 3 के साथ, सी को मिलाएंगे 3 के साथ। वसा ऊतक उसके बाद संधि की सतह, आश्रित शल की उपकला। संधि की सतह हड्डियों के बीच में पाई जाती है ताकि उसके फ्रिक्शन को जो है कम किया जा सके। ई के साथ हम किसको मिलाएंगे? उपास्थि को। कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको ऐसा बताया था। ई के साथ जो है 2 जाएगा। आश्रित शल की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, त्वचा है हमारी। ठीक, वसा ऊतक, उपत्वक अस्तर, पता नहीं भाई इसका मतलब क्या है, उपत्वक अस्तर। 1 बचता है तो यही हम मिलाएंगे यहां पर, तो हम डी को मिला देते हैं।
मुझे नहीं पता उपत्वक अस्तर का मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। ई के साथ हम लोग किसको मिलाएंगे, संधि की सतह। संधि का मतलब ज्वाइंट की बात की जा रही है, जहां पर हड्डियां जो है ज्वाइंट बनाती है वहां पर कार्टिलेज होता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। और जैसे जैसे कार्टिलेज खत्म होगा हड्डियां आपस में जो है ऐसे कनेक्ट, हड्डियां जो है आपस में संपर्क में आ जाएंगी, उस केस में बहुत ही पेन होगा ज्वाइंट में। ई के साथ हम 2 मिलाएंगे और अस्थित शल्य की उपकला एफ के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, एफ के साथ हम लोग मिलाएंगे इस 6 को। अब यहां पर कॉलम ए और बी को मिलाना है। यह है मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, पैकिंग करने वाली कोशिकाएं होती है। प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है ये पैरेन्काइमा ही होता है। फूड स्टोरेज आपने इसका फंक्शन देखा था। और प्लांट बॉडी के अंदर जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां जो है पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जैसे कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में आप देखा था कि कॉर्टेक्स वाले पूरे रीजन में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो इसके साथ हम लोग 1 को मिलाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ इसको मिलाएंगे। वायु तक यानी कि एरेन्काइमा। एरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है जो कि जलीय पादप में पाया जाता है ताकि जो प्लांट है वो डूबे ना और आसानी से तैरे। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के बारे में आपने पढ़ा था कि कॉलेनकाइमा की जो कोशिका होती है कोनों पर मोटी होती है अनियमित रूप से। स्थानीकृत मोटाई यानी कि कुछ स्थान पर जो है ये मोटी होती है। तो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उसकी कोशिका भित्ति जो है अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है, कॉलेनकाइमा सेल्स लंबी होती है। स्थायी ऊतक, जो ये दृढ़ ऊतक है ये अपने आप में क्या स्थायी ऊतक है, ये हम लोगों ने ऐसे मिलान कर लिया। तो इसी के साथ ये टिश्यू चैप्टर जो है आपका अच्छे से रिवाइज होता है। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। इन सारे प्रश्नों को देखने के बाद, कवर करने के बाद बहुत कम चांस है कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और आपसे छूट जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में छठ पूजा के बाद। एक बार फिर से आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में छठ पूजा के बाद। थैंक यू सो मच।